अस्सलाम वालेकुम जी। ओके जी, आज पहले हम देखने जा रहे हैं लाहौर रेज़ोल्यूशन। 1940। हमारी फ्रीडम मूवमेंट को अगर प्रॉपरली हम कहें तो 1940 से 47 का फेज़ है जिसको कहा जाता है पाकिस्तान मूवमेंट। यानी 1906 से 1940 तक हमारी एक आप पॉलिटिकल मूवमेंट इसको कह सकते हैं, एक सियासी तहरीक थी। पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स की, हकूक की तहरीक थी। लेकिन प्रॉपरली स्पीकिंग ये लास्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि 7 साल के वो यहाँ पे वो बड़े इम्पोर्टेंट। और इन 7 सालों में अगर हम पास्ट पेपर्स को देखें तो उनमें लाहौर रेज़ोल्यूशन ही एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी भी 2-3 और टॉपिक्स हैं, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि 40 से 47 में क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन प्लान, इस तरह के अगर सवाल आ जाएं तो ठीक, वरना 40 से 47 को ऑब्जेक्टिव के लिए या जनरल रीड के लिए तो बेहतर है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है वो स्टूडेंट के लिए उसको संभालना मुश्किल है। जो उसके 2-3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो तो डेफिनेटली मैं करवाऊंगा, लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है कि अगर आपको 40 से 47 के दरमियान अदर देन लाहौर रेजोल्यूशन कोई भी और टॉपिक आ जाता है तो तैयार तो आपने करना है, लेकिन अगर उसके बगैर आपके 4 सवाल पूरे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। नाउ क्यों हमें लाहौर रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ी? पहले तो उसके की फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं जी। ये लगभग 50,000 के करीब लोग इन्होंने अटेंड किया ये सेशन। सिर्फ 400 वर्ड्स की ये रेजोल्यूशन है, 4 पैराग्राफ्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, 4 पैराग्राफ छोटे छोटे से। सवाल ये है कि जरूरत क्यों महसूस हुई? तो जो कॉन्टेक्स्ट है, एक तो कॉन्टेक्स्ट है हिस्टोरिकल और दूसरा है इमीडिएट। इमीडिएट में तो आप एक पैराग्राफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कि कैसे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की वजह से प्रॉब्लम्स, इसके जो इफेक्ट्स हैं मुस्लिम्स पर, कि मुस्लिम स्टार्टेड बिलीविंग दैट हम अब कांग्रेस के साथ एक इंडिया में नहीं रह सकते। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि पूरी 20th सेंचुरी में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट वो लार्जली अनरिजॉल्व ही रही है जी। ठीक है, एक दो इवेंट्स जैसे लखनऊ पैक्ट हो गया, लेकिन ये बस एक आधा इवेंट है। लार्जली इनके दरमियान इश्यूज अनरिजॉल्व ही रहे। सो लाहौर रेजोल्यूशन एक ऐसा परमानेंट सोल्यूशन है कि जो इनके दरमियान वंस फॉर ऑल मसाइल को एड्रेस कर सकता है।
सही है जी। अब ये अनरिजॉल्व इश्यूज कौन कौन से रहे हैं, आप बता सकते हैं? फेडरेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, प्रोविंसेस का फ्यूचर क्या है, रिप्रेजेंटेशन यानी सीट्स कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, यही तो सारी डिबेट्स चलती आ रही 1906 से लेके 1937 तक, यही तो इशू है सर। तो वंस फॉर ऑल अगर एक अलहदा मुल्क मिल जाए तो वंस फॉर ऑल मसले खत्म हो जाएंगे। सही जी। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में इन 4 पैराग्राफ्स में 3 फीचर्स को हाईलाइट किया जाता है। पहला, अनकंप्रोमाइजेबल पॉलिटिकल बिहेवियर। यानी वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ रेजोल्यूशन कि कोई भी प्लान मुस्लिम्स would not accept any plan if introduced without their approval and consent। ये पहली दफा हुआ है कि 1906 से जब से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी तो इंडियन मुस्लिम लीग हमेशा एक कंप्रोमाइजेबल बिहेवियर में ऑपरेट करती रही। ब्रिटिश के साथ कभी भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन ये पहली दफा हुआ कि इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि हमें कोई भी रिफॉर्म्स मंजूर नहीं होंगी अगर हमारी मर्जी और हमारे अप्रूवल के बगैर होगी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम पॉलिटिक्स में एक अनकंप्रोमाइजेबल बिहेवियर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो कई दफा अनकंप्रोमाइजेबल बिहेवियर रहा टुवर्ड्स ब्रिटिश। हमारा ये पहली दफा हुआ कि हमने ये अपने एलामिये में लिखा कि अब बहुत होगी, अब हम जो है वो ब्रिटिश की ज्यादा बातों में नहीं आएंगे। सेकंड को कहा जाता है कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन। कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन ये है कि नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न जोन्स इंडिया के, वहां पर हमारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दी जाएं। ठीक है। हमारी ईस्टर्न जोन मतलब क्या? बंगाल एंड असम। नॉर्थ वेस्टर्न जोन जिसमें आज के पाकिस्तान में आप बैठे हैं, आपके ये 4 एरियाज जिनमें आज आप पाकिस्तान के बैठे, 4 सूबे। तो ये कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन पहली दफा हमने कि हमें कि जिसमें ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स सॉवरन भी होंगी, ऑटोनमस भी होंगी। सवाल ये पैदा होता है कि आप एक मुल्क मांग रहे हैं या बहुत सारे मुल्क मांग रहे हैं। तो यहाँ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को जहन में वही रखना है जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वैसे क्या मुकम्मल सॉवरन और खुद मुख्तार होंगे जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट्स हैं। तो ये कोई परेशान होने की बात नहीं है कि एक मुल्क मांग रहे थे या कई मुल्क मांग रहे थे। इन एडिशन टू दिस, के.एन. पानीकर एंड अनिल सेन, 2 बड़े मशहूर स्कॉलर्स हैं इंडियन नेशनलिज्म
के कॉन्टेक्स्ट में इनका बहुत काम है, बहुत मशहूर नाम है दोनों। तो इनका ख्याल ये कि जब भी कोई नेशन अपने पीक पे होती है ना जी, पीक ऑफ नेशनलिज्म पर, अपनी कौमियत के जज्बात के पीक पर जब होती, तो उस वक्त अपने लिए वो जो सोल्यूशन बनाती है, अब वो किसी को पसंद आए ना आए, उसमें कोई खराबियां हो खूबियां हो व्हाटसोएवर, वो सोल्यूशन उनका एक कॉम्पैक्ट सोल्यूशन होता है, वो उससे पीछे नहीं हटती, चाहे वो उसमें कुछ अनोमलीज हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो ना हो, लेकिन वो उससे पीछे नहीं हटती। जब भी किसी नेशन का कि कौमियत के जज्बात अपनी पीक पे हो, और इनका ख्याल है कि मुस्लिम्स जो हैं इंडिया के, इनका नेशनलिज्म ये अपने पीक पे था 1939-40 में। किस वजह से? बिकॉज ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के जुल्म और उनकी जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया 1937 से 39 तक, इसकी वजह से मुस्लिम नेशनलिज्म 1939-40 पे अपनी पीक पे था। तो उस पीक पर जो इन्होंने अपने लिए सोल्यूशन डेवलप किया, हालांकि अगर आप के अजीज की किताब को खोलें तो आपको 13 सॉल्यूशंस मिलते हैं। आप लाहौर रेजोल्यूशन वाले अगर सेक्शन में जाएं तो आपको 13 सॉल्यूशंस मिलते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की तरफ से पर्टेनिंग टू फ्यूचर ऑफ इंडिया, लेकिन कभी भी कोई सॉल्यूशन वो शोहरत नहीं पा सका। जैसे लाला लाजपत राय, बड़ा मशहूर नाम है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि इंडिया एक हिंदू इंडिया और एक मुस्लिम इंडिया, इसमें डिवाइड कर दो पूरे इंडिया को, अल्लाह खैर सल्लाह मसले हल हो जाएंगे। सही है जी। इसी तरह और बहुत से सॉल्यूशंस, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन, ये इनको जरूर, इनको एक रीडिंग जरूर दीजिएगा, लेकिन कभी भी कोई सॉल्यूशन इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना पॉपुलर लाहौर रेजोल्यूशन हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह केएन पानीकर कहते हैं कि जनाब ये पीक ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म पर ये सॉल्यूशन आया। सही जी। और तीसरा फिर जो फीचर है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है माइनॉरिटी राइट्स। अब माइनॉरिटी राइट्स का देखें जी, अगर आप इवन यूएस का डिक्लेरेशन पढ़ लेना ऑफ इंडिपेंडेंस, किसी भी दुनिया के मुल्क का आप आजादी की तहरीक देख लें तो वो सिर्फ अपनी नेशन की बात करेगी, सेल्फ, अपनी बात करेगी। लाहौर रेजोल्यूशन, इसकी ब्यूटी है कि इसमें माइनॉरिटी राइट्स की प्रोविजन भी है। जाहिर है अगर ये इंडिया तो ईस्ट के इलाके अलहदा और नॉर्थ वेस्ट के इलाके अलहदा, तो मुस्लिम्स तो यहाँ पे भी होंगे और हिंदूज एंड सिख इन इलाकों में भी होंगे, तो ये मुसलमानों के इलाके हो गए, ये जनाब बाकी इलाके हो गए, तो यहाँ सारी तरफ माइनॉरिटीज भी तो मौजूद होंगी। ऐसा कोई ख्याल नहीं था उस वक्त के लोग अपने घर बार छोड़ के हिजरतें करेंगे। सही है, था तो यही कि जो जहां बैठा बस ठीक है, अब हुकूमतें बांधे। अब अगर यहाँ पर मुस्लिम्स हैं और यहाँ पर हिंदूज भी कुछ हैं, तो उनके लिए भी प्रोविजन लाहौर रेजोल्यूशन में रखी गई थी कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स माइनॉरिटीज के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे इन कंसल्टेशन विद देम। यानी जो हमारे पास माइनॉरिटीज होंगी मुस्लिम इलाकों में, उसके लिए हम करेंगे, और फिर साथ ही आगे सेंटेंस है, एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया
वहां भी ये सेम पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स माइनॉरिटीज के लिए वहां पे भी प्रोवाइड किए जाए। सो माइनॉरिटी राइट्स की प्रोविजन भी लाहौर रेजोल्यूशन में मौजूद है। सही है जी। ऑफ कोर्स ये तो बताने की जरूरत ही नहीं ना कि 22-23 मार्च 1940 को ये लाहौर में ये 27th सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ये तो बच्चों वाली बात है। अब इसका फिर सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट, भाई फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कमिटेड हो गई फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको एक्सप्लेन भी करना है आपने कि जनाब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कभी भी एक सेपरेटिस्ट पार्टी नहीं थी। सेपरेटिज्म को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हमेशा कंडेम किया कि अलहदगी पसंद पार्टी नहीं थी कि हमने हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार करनी है, ये कभी भी नहीं हुआ। इवन चौधरी रहमत अली जब इन्होंने 1933 में पाकिस्तान का आइडिया दिया था तो मुस्लिम लीग ने इसको जो है वो पसंद नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने इसको कहा था ये तो जो है वो तो कुछ तालिब इल्मों का दीवानों का ख्वाब है, एंडोर्स नहीं किया था मुस्लिम लीग ने। यानी मुस्लिम लीग फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स टू पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म की तरफ मूव कर गई फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी आप रियल सेंस में कह सकते हैं कि ये जी आपकी बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट 1940 से 47 रियल सेंस में। इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे कि जी 40 से पहले हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट अपनी चला रहे थे, प्रॉपर पाकिस्तान मूवमेंट वो इन 7 सालों का नतीजा। फिर ये एक पीसफुल सोल्यूशन है जी, कोई वॉर नहीं, कोई इसमें प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, बड़ा पीसफुल सोल्यूशन था। तो जंग करके तो नहीं आपने मुल्क बनाया ना। हाँ, जो 47 में मैसेकर्स हुए वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ है इंडिया के, पाकिस्तान के लोगों के लेवल पे, पीपल के लेवल पे, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर एक बड़ा पीसफुल सोल्यूशन। फॉर द फर्स्ट टाइम एक सेंस ऑफ पर्पस मुस्लिम कम्युनिटी को मिलना शुरू हो गया जी, एक सेंस ऑफ पर्पस। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पॉपुलर हो गई जी। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1939 से 43 तक इंडिया में जितने भी बाय इलेक्शंस हुए मुस्लिम सीट्स पे, जाहिर कांग्रेस ने सारी जगहों पे तो रिजाइन नहीं करना था ना, कई जगहों पर तो हुकूमतें मौजूद थी, तो जहां जहां बाय इलेक्शन हो सकते थे ब्रिटिश ने करवाए, और मुस्लिम सीट्स पर जो बाय इलेक्शन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन ऑल सीट्स, कोई सीट नहीं हारी मुस्लिम लीग। यानी वो पार्टी जो 1937 में बहुत मिजरेबल कंडीशन में थी, वो ये 39 से 43 का कोई भी बाय इलेक्शन हारी नहीं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो उसकी पॉपुलैरिटी डेवलप होना शुरू हो गई थी। यानी लोगों ने 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन को ओन करना शुरू कर दिया था। ये जिस तरह आज लोग बैरूनी साजिश के फलसफे को ओन करना शुरू हो गए हैं, तो लोगों ने ओन करना शुरू कर दिया कि हाँ जी ये ठीक कह रहे हैं, सही है।
फिर जिना एक अनचैलेंज्ड लीडर के तौर पर इमर्ज हो गया। इसको भी आपने एक्सप्लेन करना कि भाई 1940 से पहले कई लीडरशिप ऐसी थी जो जिना के फैसलों पर क्वेश्चन मार्क उठाती थी। खुद इकबाल ने 1916 के लखनऊ पैक्ट पर सवाल उठाए। 1928 में सर मोहम्मद शफी, मियां मोहम्मद शफी, उन्होंने इतराज उठाए जब जिन्ना चाहता था कि दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के तहत इत्तेहाद हो जाए, उन्होंने इतराज उठाए। फिर पंजाब की लीडरशिप 1938 तक, टिल 1938 जिना के करीब नहीं आई मुस्लिम लीडरशिप पंजाब की। ये अपनी एक अलग पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी बना के ये अलग ही ऑपरेट करते थे। लेकिन जो कुछ इस रेजोल्यूशन में और फिर साथ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में हुआ, उसने जिना को एज एन अनचैलेंज्ड लीडर ऑफ मुस्लिम्स बना दिया कि अब जिना के बगैर जो है वो कोई फ्यूचर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का तय नहीं हो सकता। सही है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट ब्रोक द मिथ ऑफ यूनिनेशनलिज्म। किसका मिथ थी ये यूनियन, एक कौम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की? ये मिथ टूट गई। इतना तेजी के साथ इन 7 सालों में पार्टीशन का आइडिया इतनी तेजी के साथ मशहूर हुआ कि ये जो मिथ थी कि एक कौम है, हम एक कौम है, तमाम इंडिया में रहने वाले एक कौम है, ये तेजी के साथ ये टूटनी शुरू हो गई। सो ये कुछ इसके बड़े सिग्निफिकेंस हैं। इसके बाद के जो आपके टॉपिक्स हैं ना जी, लाहौर रेजोल्यूशन के बाद, यानी 1940 से 47 के, इनमें 3 बड़े टॉपिक्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिप्स मिशन है जी, कैबिनेट मिशन है जी, एंड 3 जून प्लान है जी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 टॉपिक्स हम करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। तीनों टॉपिक्स आज और कल में हम कंप्लीट कर लें। बट ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर पेपर में आपको इन 3 टॉपिक्स में से कोई एक आ जाता है, तो कोशिश करें कि इन टॉपिक्स के बगैर अगर आपके 4 सवाल पूरे होते हैं तो अच्छी बात, क्योंकि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल जो है वो फेज है पाकिस्तान मूवमेंट का। एग्जामिनर क्या माइंडसेट, उसकी साइकी, वो बहुत डिटरमिन करती है इन सवालों को चेक करने में। सो कोशिश करें कि इससे परहेज करें। लेकिन अगर आपके चौथा सवाल नहीं होता पेपर में, इन तीनों में से कोई एक सवाल आ जाता है और आपकी मजबूरी है कि आपको वो सवाल करना है क्योंकि आपके 4 सवाल पूरे नहीं होते, तो फिर आखिर में कर दें, तब मजबूरी है। लेकिन अगर इस सवाल के बगैर आपके 4 सवाल पूरे होते हैं तो पहले वही 4 कर लें, क्योंकि इनमें काफी सीरियस इश्यूज हैं इन जो है वो टॉपिक्स में। ना तो आप इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से ठीक तरह समझ सकते इस फेज को, ना आप इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पर्सपेक्टिव से ठीक तरह समझ सकते हैं। बहुत मिसिंग लिंक्स हैं। इनको समझने का बेस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव है। अंग्रेज क्या सोच रहे थे, वो क्या समझ रहे थे, वही सबसे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है। तो अगर तो आपका एग्जामिनर एक रैशनल और एक न्यूट्रल जो है वो स्कॉलर है फ्रीडम मूवमेंट का, तब तो वो इसको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्लाम का मजबूत किला और इस तरह का की माइंडसेट का है, तो उसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नैरेटिव आपको बताना पड़ेगा। दोनों नैरेटिव्स एक साथ चला के आप इन सवालों को 20 नंबर का सवाल नहीं बना सकते, वो फिर पूरा ऐसे ही बन जाएगा। ना हमने इस तरह जवाब देना है कि सवाल को पूछ रहा है
डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिप्स मिशन, तो हम कहें आओ जी बताते हैं फिर कि ब्रिटिश के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी, मुस्लिम लीग के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी। तो आपने एक नैरो पर्सपेक्टिव में रहते हुए ही चलना है। सो कोशिश करेंगे रिस्क ना लें, लेकिन अगर बहुत मजबूरी है, लिखना ही पड़ रहा है, तो मैं तो इस ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के साथ इसको तैयार करवाता हूँ, क्योंकि इन दो पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा मिसिंग लिंक्स है, बहुत ज्यादा इश्यूज है। सो मैं नहीं रिकमेंड करता, आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, मुझे कोई इशू नहीं। 1940 से 42, इसमें एक तरफ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉन कॉपरेशन पे लगी हुई है, ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना, मिनिस्ट्री से भी रिजाइन कर दिया हुआ। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी अपनी पॉलिटिकल जो न्यू आउटलुक डेवलप हो गई है उसके मुताबिक अलहदगी दो, अलहदा इलाके दो, अलहदा इलाके दो। लेकिन ब्रिटिश वो तो फंसे हुए हैं वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 का हाल ये है कि जनाब फरवरी मार्च 1942 जापानीज ट्रुप्स बर्मा तक आ गए थे, और बर्मा से आगे इंडिया। तो ऐसा ना हो कि जापानीज ट्रुप्स बर्मा से आगे इंडिया में दाखिल हों और इंडियंस उनको जनाब गले में हार डालें, तो ब्रिटिश का तो इंडिया में रहने का जवाज ही खत्म हो जाएगा। सो इमीडिएटली फिर मार्च में 1942 में एक इंडिविजुअल स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इसको इंडिया भेजा गया मार्च 42 में कि जाके इंडियंस को कुछ समझाओ और उनसे सपोर्ट लो कि हमारे साथ खड़े हो। सपोर्ट किसकी लेनी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्लस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, क्योंकि इनके लीडर अगर हमारे खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे तो हम बेहतर तौर पे जापानीज को कंट्रोल कर सकेंगे। अगर इनके लीडर ही हमारे खिलाफ बयान देते रहेंगे तो लोगों में तो वही पॉपुलर रिजेंटमेंट बनेगी हमारे खिलाफ, जापानियों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। सही है जी। तो इस तनाजुर में ये फिर क्रिप्स मिशन इंडिया आया। इंडिया आके इन्होंने मुलाकातें की बहुत सारी, और मुलाकातें करने के बाद इन्होंने अपना प्रपोजल दिया। इनका प्रपोजल था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे हम इंडिया को आफ्टर वॉर, जंग के बाद मुकम्मल आजादी इंडिया की। सही। एक न्यू असेंबली बनेगी इंडिया की, और वो असेंबली का टास्क होगा कि वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और इस असेंबली में सारे इंडियंस ही होंगे जी, हम नहीं होंगे, ब्रिटिश नहीं होंगे, इंडियंस खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। सही। इस न्यू असेंबली के मेंबर्स प्रोविंसेस से आएंगे जी, सूबों से। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, सही। यानी एक तरह से सूबों में पहले इलेक्शन होगा, फिर उन सूबों में जिस कौम की जितनी आबादी का परसेंटेज होगा उसके लिहाज से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये असेंबली बनेगी इंडिया की, जिस तरह सेनेट बनती है, सूबों से मेंबर्स आएंगे जी। ठीक है। फिर वो जो इंडियन स्टेट्स हैं, तो 600 के करीब राज्य महाराजों की, वो भी इंक्लूड होंगी जी, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, वो भी इस आइन में अपना हिस्सा डालें। सही है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो ब्रिटिश को एक्सेप्ट होगा जी, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हमें वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका आइन एक्सेप्टेड हो। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्समेंट भी फिर इसकी करवाएंगे, हम इसको राइज भी करवाएंगे फिर। ठीक है जी।
बड़ा जरूरी है। फिर इसके बाद जब तक ये सारा काम होता रहेगा, उस वक्त तक, टिल दैट टाइम, जब तक ये टाइम आएगा, ब्रिटिश विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। इंडिया की तहफ्फुज की जिम्मेदारी ब्रिटिश की होगी। यानी बेसिकली तो सपोर्ट लेने आए, लेकिन तरीका चेक करें आप। तो ये इसके पॉइंट्स थे जी। ठीक है, और जब ये सारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, यानी आइन बन जाएगा, इन्फोर्समेंट हो जाएगी, जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम कर देंगे ट्रांसफर ऑफ पावर टू असेंबली। हम उस असेंबली को, जो ये असेंबली बनेगी, इसको ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे। अब ये असेंबली फिर अपना खुद फैसला कर लेगी कि इंडिया को कैसे चलाना है, वजीर आजम कौन होगा, सदर कौन होगा, व्हाट्सएवर जो भी कर। ये प्रपोजल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना था कि हमें चाहिए फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश को कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारी सिक्योरिटी की इतनी जो फिक्र कर रहे हैं, तो ना करें, हमें इमीडिएटली आजादी दे दें, हम अपना आइन खुद ही बना लेंगे, हम अपनी सारी कामें खुद ही कर लेंगे। एंड इन रिस्पॉन्स हम ब्रिटिश के साथ इंडिया यानी मिलके अगेंस्ट जापान लड़ेगा। टेंशन ना लें इस बात की। तो इतना लंबा ना ड्रैग करें, आइन बनेगा, फिर ट्रांसफर ऑफ पावर होगी, असेंबली बनेगी, वॉर के एंड होने का हम इंतजार करें। आप अभी आजादी दें, हम अपने मामला खुद देख लेंगे। हाँ, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे जापानियों के साथ। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप ये समझती थी कि भाई 1928 से 29 में भी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिशें हुई थी ना, नेहरू रिपोर्ट और फिर 14 पॉइंट्स, तो कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी इशू बन गए थे। तो ये तो हमें बस जो है वो ड्रैग ही करेंगे ना, ये आइन बनना। तो ये हमें इमीडिएट आजादी थी। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज इसमें पाकिस्तान की प्रोविजन मौजूद नहीं थी, यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया की प्रोविजन इस प्रपोजल में मौजूद नहीं है। एंड इट विल बी डिफिकल्ट कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर उस असेंबली को हो जाएगी, जिसमें मेजॉरिटी जाहिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनेगी, हिंदूज की बनेगी, तो उससे हम कैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया करवाएंगे जी। सो हमें ऐसा कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात ही नहीं है, तो हम नहीं मानते इसको। सही जी। ओवरऑल देखा जाए, इसको क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस किस्म का ये प्लान था जी। सीट्स कितनी होंगी असेंबली की, कोई पता नहीं। आफ्टर वॉर कितना टाइम ब्रिटिश स्टे करेंगे, कोई पता नहीं। असेंबली कितने अरसे में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पर पाबंद होगी, कोई पता नहीं। ठीक है जी। सो बेसिकली कहा जाता है कि ये एक टाइम गेनिंग स्ट्रेटजी थी ब्रिटिश की तरफ से, कि बस किसी तरीके से इंडियंस को साथ मिला के जापानियों को रोके। एक टाइम गेनिंग स्ट्रेटजी थी और कुछ नहीं। लेकिन इसमें से कुछ, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस भी है, इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। इसकी सिग्निफिकेंस या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में, यानी पहली दफा फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, चाहे टाइम गेनिंग स्ट्रेटजी के लिए, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात कर दी थी। ये बात कर दी थी कि ब्रिटिश वुड लीव इंडिया, जो आज तक कभी बात नहीं हुई थी। सही।
ये इसका बहुत बड़ा जो इसके साथ सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ। ये वाज़ेह हो गया कि ब्रिटिश ने अपनी वीकनेस डेमोन्स्ट्रेट कर दी। सही। एक सेकंड। अच्छा, ठीक हो गया। पहली दफा अपनी वीकनेस डेमोन्स्ट्रेट कर दी। सही जी। तो हम देखते हैं। हेलो, बड़े फोन किते मैं यार, मेरे सिगरेट खत्म हो गए ने ते कल मैं सरगोदा फिर मूव कर जाना ते मैनू आउटर 2 लिया दे, पैसे है ने? चलो फिर मैं क्लास ही चेगा ते फिर आ जा, मैं घरों पैसे फड़ लै ते मैनू ना, क्योंकि मेरा फिर मैनू लग रहा है मेरा हफ्ता 10 दिन सरगोदा ही स्टे होएगा। ओके। लो जी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ये फेलियर तो हो गया, यानी ये फेलियर हो गया जी। क्रिप्स प्रपोजल किसी ने नहीं मांगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए कि 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी कि इंडिया छोड़ के जाए। मामा को बुलाना। अच्छा बाहर, चलो वो अभी आगा भाई आएंगे ना, तो मामा को कहना आगा भाई को ना यहाँ से वो मनी दे दें, उन्होंने बाबा के लिए चीजें लानी है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी और इसके रिस्पॉन्स में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सेम ईयर 1942 में डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी। सो ये कॉन्टेक्स्ट हुआ इसका, जिसको आप कहते हैं ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट, मतलब ये उसके साथ आपने मिलना है या अपने मर्ज के इलाज के लिए उसके पास गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। तो गैस का मसला है और यार एक 7 अप मंगा के पानी में डाल के पी लो शाह साहब, अफाका होगा। अब इस फ्रेमवर्क में 1942 से 43 तक ये प्रोटेस्ट चल रही है दोनों तरफ से। नाइनटीन 43 सही। न्यू गवर्नर जनरल इंडिया में आ गया जी, लॉर्ड वेवल। वेवल जर्नैल आदमी था। इसने आते साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इनवाइट किया कि आओ यार मेरे साथ बातचीत करो, इंडिया के फ्यूचर क्या तय करना है, फ्यूचर इंडिया का, मेरे साथ बातचीत करो। अब 43 वो ईयर है जो कि जर्मन्स की, जापानियों की, इटालियंस की, इनकी पीक है। यानी ये लग रहा था कि जैसे ये जंग जीत जाएंगे। फ्रांस भी आधे से ज्यादा कॉन्कर कर लिया था जर्मन ने,
ग्रेट ब्रिटेन का भी मुहासरा पूरा हुआ था और ये लग रहा था कि बस अंग्रेज गया। अब जब जंग खत्म होगी तो अंग्रेज इंडिया से भी गया, क्योंकि इनका कोई वाली वारिस ही नहीं रहना कोई। तो किसी ने भी इसको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। सही है जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जरा शाइस्ता सा जवाब था कि जब तक पार्टीशन पे बात नहीं होगी, अगर पार्टीशन पे बात करनी है तो बिस्मिल्लाह हम बात करते हैं, वरना हम बात नहीं करेंगे। 1944 सबको पता है कि अमेरिकन ट्रुप्स यूरोप में एंटर हो गई थी, जंग का नक्शा बदलना शुरू हो गया 1944 में। ठीक है, अब 1944 ये जून जुलाई की बात है। इसी टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर गांधी, उसने अब लॉर्ड वेवल को खत लिखा कि बातचीत करते हैं इंडिया के फ्यूचर के लिए। अब लॉर्ड वेवल रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा जाओ काम करो, अब हमें पता हम जंग जीत रहे हैं, अब हमें तुम्हारी जरूरत को नहीं। यहां गांधी ने फिर एक और लेटर लिखा, इनवाइटेड जिना, कि जी ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलके इंडिया के फ्यूचर के लिए मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जिना ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया और यूं सितंबर के महीने में 1944 में गांधी जिना टॉक्स। याद रखिएगा कि जब आप टेबल पे बैठ जाते हैं ना, जब आप डायलॉग के लिए बैठ जाते हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि कोई सोल्यूशन आप निकाल लेंगे और 1% चांस होते हैं कि कोई सोल्यूशन ना निकले। समझ आ रही जी? टेबल पर बैठ के, डायलॉग पर बैठ के ये इजी होता है कि आप कोई सोल्यूशन निकाल लें, क्योंकि सारे फ्रीक मान गए ना टेबल पे बैठने पे। जब सारे फ्रीक टेबल पर मान जाएं बैठने के लिए, तो कोई ना कोई सोल्यूशन फिर इट्स क्वाइट इजी निकालना। लेकिन टेबल पर बैठ के डायलॉग करके ये टफ होता है कि कोई सोल्यूशन आप ना निकलवाना चाहें, कि ना निकले सोल्यूशन। आयशा जलाल लिखती है कि गांधी जिना टॉक्स, ये जिना खुद चाहते थे कि ये फेल हो, सो दैट कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नैरेटिव और ज्यादा पॉपुलर हो जाए। क्योंकि जाहिर है गांधी बड़ा लीडर है, जब एक बड़े लीडर के साथ आप डायलॉग करेंगे तो वो डायलॉग सक्सेसफुल हो गया तो सेहरा भी बड़े लीडर के सर पे जाएगा कि जी बड़े लीडर ने खंदा पेशानी का मुजाहरा किया, बड़े लीडर ने अपनी कमाल डिप्लोमेसी से चीजों को मैनेज किया। लेकिन जब आप बड़े लीडर के साथ डायलॉग करें और वो कामयाब ना हो, तो उससे छोटे लीडर को, उसके मुकाबले में जो कम, यार गांधी मेजोरिटी का लीडर है भाई, जिना से तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना, बहुत बड़ी आबादी उसको फॉलो करती है। गांधी जिना टॉक्स की डिटेल्स जो है ना जी, जसवंत सिंह ने अपनी किताब इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस एंड पाकिस्तान, उसमें बड़ी डिटेल में इसको लिखा हुआ, सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है, आप गूगल कर लें किताब ये जसवंत सिंह की, बड़ी डिटेल में लिखा हुआ। सो आयशा जलाल कहती है कि जिना चाहता था कि क्यों, क्योंकि गांधी कहता था कि पाकिस्तान के अलावा जो मर्जी मांगना मांग लो, और जिना साहब कहते थे नहीं, पाकिस्तान पार्टीशन पहले होगी। खैर ये डायलॉग फेल हो गए, जिना की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। 1945 में वॉर अपने एंड की तरफ जा रही है। अब जब एंड की तरफ जा रही है तो वेवल इनवाइटेड ऑल पार्टीज, सारी पार्टीज को इनवाइट किया कि आज वो शिमला में बैठ के इंडिया के फ्यूचर का प्लान बनाती है। सब मान गए।
क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी कुछ नहीं मिला, तो जी ठीक है, अंग्रेजों के साथ बैठ जाते। तो शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई 1945, सारी बड़ी लीडरशिप आ गई, बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई यहाँ पे, लेकिन अगेन वही बात, सोल्यूशन नहीं बन सका। आयशा जलाल लिखती है जिन्होंने सोल्यूशन बनाने ही नहीं दिया, क्योंकि एनी सोल्यूशन अदर देन पार्टीशन, पार्टीशन के अलावा कोई भी सोल्यूशन मुस्लिम लीग को काबिल कबूल ही को नहीं चाहिए। सो फिर यहां पे ये तय हुआ कि इलेक्शन करा लो, पहले कराओ इलेक्शन, किस में है कितना दम ये पता लग जाए, फिर बात हो, फिर आगे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। इलेक्शन के बाद इंडिया की एक असेंबली बनेगी, वो असेंबली फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ये सारी चीजें बाद में डिसाइड होंगी, पहले कराओ इलेक्शन। अब इलेक्शन होंगे सेंट्रल असेंबली के लिए भी और प्रोविंसेस में भी, 11 प्रोविंसेस हैं। सेंटर की असेंबली कौन सी, 1935 की असेंबली तो अभी तक नहीं बनी, तो याद रखें सेंटर की असेंबली वही 1919 वाली। 1919 की असेंबली में 30 मुसलमानों की सीटें थी इलेक्टेड, अगर याद हो तो 1919 की असेंबली के मुताबिक सीटों पे इलेक्शन हो जाएंगे। 35 का नहीं अप्लाई हुआ था ना फेडरल पार्ट, कल भी आपको बताया था, तो सेंटर के लिए करा लो। 145 की असेंबली जिसमें से 103 इलेक्टेड इंडियंस, जिसमें से 30 सीटें मुसलमानों की और बाकी 73 अदर्स जनरल सीट्स, तो इन पे करा लो पहले इलेक्शन। दूसरी तो सेनेट थी ना जी 60, वो तो सेनेट है, तो उसके लिए जनरल इलेक्शन तो नहीं होना चाहिए, और इन 11 सूबों में करा लो, फिर डिसाइड करेंगे। HV हडसन बहुत बड़ा नाम है, द ग्रेट डिवाइड किताब का नाम है। सही है, वो ये लिखता है कि ये जो एक्यूज करती है ना जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1945-46 का इलेक्शन ब्रिटिश ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को विक्ट्री दिलवाई, रिगिंग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को क्लीन स्वीप करवाया ब्रिटिश ने अपनी मदद से, तो कहते जी ये फजूल आर्गुमेंट है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ब्रिटिश खुद ये होप करते थे कि एक पार्टी, वन पार्टी वो मेजॉरिटी बना ले अपनी, हम चुप करके उसके साथ ट्रांसफर ऑफ पावर करें और अपनी जान बचा के वापस भागें। जब ये इलेक्शन हुए तो इन इलेक्शन से नतीजा ये निकला कि सेंटर की जो असेंबली थी, सेंट्रल असेंबली, उसमें 30 जो मुस्लिम सीट्स थी वो ऑल वर वन बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी सेंट्रल असेंबली की 30/30 सीटें पूरे इंडिया में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीती। एक सीट पे भी कांग्रेस का या कोई इंडिपेंडेंट या किसी और पार्टी का बंदा नहीं जीता। इससे क्या साबित हुआ कि पूरे इंडिया के लेवल पर मुसलमान जो हैं उनकी नुमाइंदा जमात कौन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो हमारे लिए तो ये मुश्किल हो गया ना कि अब हमें मुसलमानों की नुमाइंदा जमात से भी बात करनी पड़ेगी। हमारे लिए तो इजी था कि कांग्रेस को जितवाते, उसको एक पार्टी के साथ निगोशिएट करते, ट्रांसफर ऑफ पावर करते और निकल जाते, बाद में कांग्रेस जाने मुस्लिम लीग जाने जो मर्जी करे। तो हमारे लिए तो ये इजी था। हमने अगर ये इलेक्शन रिग करना होता तो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के हक में करते ताकि अपनी जान छुड़ा के निकल जाते। ये तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। इसी तरह 11 सूबों में 496 सीट्स, याद है 1937 में भी ये इतनी सीटें थी, 108 सीटें सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीती। 1945 से 46 3-4 महीनों में जो मुख्तलिफ सूबों में इलेक्शन हुए, इसमें 445 सीट्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीती, इनमें से 496 में से। यानी यहां पर ये
25% भी नहीं ले सके और यहाँ पे ये 83% सीटें लेगी। यानी ये साबित हो गया मुकम्मल तौर कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की। इन 1945 से 46 के इलेक्शंस ने ये साबित कर दिया और हमारे पास इसका जवाब भी है कि ये रिगिंग नहीं है। देखिए ना जी, 1939 से 43 तक जितने बाई इलेक्शन थे हमने आपको बताया, उन पे भी तो सारी सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही मुसलमान टिकटों पे जीती। तो इट वाज क्वाइट इजी कि इसको हम जस्टिफाई कर सकेंगे। कोई अंग्रेज ने हमारा साथ नहीं दिया भाई। अंग्रेज चाहता तो वो साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का देता, ताकि एक पार्टी की मेजोरिटी बनती, उनको ट्रांसफर ऑफ पावर करता, वो अपनी जान बचा के निकलता। कहते हम तो ज्यादा मुसीबत में फंस गए कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग डायलॉग करना है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से अलग डायलॉग करना है। सही है जी, हम तो ज्यादा फंस गए। 40 से 47 के लिए बेस्ट सोर्स अगर जिंदगी में कभी टाइम मिले पढ़ने के लिए तो भाई वो एचपी हडसन की एक किताब है द ग्रेट डिवाइड। इससे बेहतरीन सोर्स मैंने नहीं पढ़ा अभी तक अपनी लिमिटेड सी स्टडी में। ना कोई मुस्लिम ऑथर, ना कोई हिंदू ऑथर जो आपको 40 से 47 ठीक तरह समझा सके। डंडी मार जाती अपने अपनी पर्सपेक्टिव में रहते हुए। सो बड़ी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हमें जो है वो डेवलप होती नजर आती है एचपी हडसन के। और ये अपनी किताब के शुरू में कहता है, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान in the 20th century was a miracle। हाँ जी, ये तो एक मौजज़ा था, मौजज़े से कम नहीं है। अब अंग्रेज फंस गए। अंग्रेज इसमें फंस गए कि 11 सूबों में हुकूमतें बन गई। लेकिन वो जो शिमला में बात हुई थी कि अब हम अपनी एक असेंबली बनाएंगे इंडिया की, वो असेंबली फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। भाई करो ना, ये कब करना है? अंग्रेज पे प्रेशर आना शुरू हो गया। सही। आयशा तनवीर काइंडली मेंशन द बुक टाइटल एंड ऑथर नेम। ये मैं की लिखा है जो पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं कि जो है वो लेक्चर की तरफ तवज्जो को नहीं होती। 6 दफा मैंने किताब का नाम बताया, उन्हें मैसेज करता काइंडली नेम, बुक का नेम बताएं और ऑथर का नेम बताएं। करना इन्होंने सीएसएस है। लो जी, तो बताओ ना जी कि क्या होगा हमारे साथ आगे, फ्यूचर क्या है, कब बनेगी ये असेंबली? इंडिया का फ्यूचर तय करने के लिए एक आखिरी कोशिश जो फिर हुई ब्रिटिश की तरफ से, उसको कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आखिरी बड़ी कोशिश। एचवी हडसन लिखता है बेसिकली ब्रिटिश की ये भी साइमल्टेनियस, ब्रिटिश पॉलिटिशियंस जो हैं दो हिस्सों में तकसीम थे। ब्रिटिश में भी यार, ब्रिटिश जो लंदन था वहां पर दो सियासी जमातें थी। एक कंजर्वेटिव पार्टी थी और दूसरी लेबर पार्टी थी। कंजर्वेटिव पार्टी की ख्वाहिश थी कि यार किसी तरीके से इंडिया जो है ना जी वो हमारे कंट्रोल में रहे, इनको जितने हकूक देने हैं दे दो, जो भी हो रहा है बस इंडिया हमारे कंट्रोल में रहे। लेबर पार्टी, इसका ये ख्याल था कि दो यार जान छुड़ाओ, दफा करो, जो चीज इंडियन को चाहिए दो, उनको फर्क करो। सही।
तो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव को समझना बड़ा जरूरी है। और जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आ रहा है तो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी। 1946 में इलेक्शन हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी और लेबर पार्टी चाह रही थी कि बस सबको खुश करो और जान छुड़ाओ। प्लस यूएस का प्रेशर भी था कि यार ये क्या आपने लायबिलिटी अपने जिम्मे लगाई हुई है, इस तरीके से मैनेज करो कि जो भी नया मुल्क बने वो हमारे साथ इत्तेहादी भी नहीं और जनाब हमारा मसले भी जो है वो आप पे भी इतना जो ये खर्चे पड़े हुए कोई बड़ा फायदा इमीडिएटली आफ्टर वॉर इंडिया का नहीं हो रहा था। जाहिर है फौरन तो नहीं होना था, आहिस्ता आहिस्ता ही होना था दोबारा से। प्लस इंडिया में एक इंडियन नेशनल आर्मी, आपको अगर नाम याद हो तो सुभाष चंद्र बोस, इसने एक इंडियन नेशनल आर्मी बना के रिवॉल्ट शुरू करवा दी हुई थी। तो ऐसा ना हो कि बगावत हो जाए, मार खा के निकले ब्रिटिश, तो कोई बीच का रास्ता निकालो। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इनको भी समझाओ कि ये कोई थर्ड पार्टी ज्यादा फायदा ना उठा जाए। तो इस तनाजुर में फिर ये जनाब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आया। कैबिनेट मिशन प्लान ने आके कहा जी हम दे रहे हैं आपको दो तरह के, एक है लॉन्ग टर्म फीचर्स और दूसरे हैं शॉर्ट टर्म फीचर्स। सही जी। शॉर्ट टर्म फीचर एक ही पॉइंट है, वो ये है कि एक अबूरी हुकूमत बनेगी इंडिया में, इंटरिम गवर्नमेंट। सही है जी। और जो जो लॉन्ग टर्म फीचर्स को एक्सेप्ट करेगा उसी को अबूरी हुकूमत में शामिल रखा जाएगा। आगे आ गया, वहां के पास है ना पैसे, बाबा 10,000 दे दो उसको फिलहाल। हाँ जी। जो भी मैं उनके पास जा रही थी साइकिल में, आई सॉ अ रियल स्नेक। बस वही स्नेक आपको काट देगा। नहीं काटा मुझे, वो बस गया। अच्छा। गांव में उन लोगों को पता है ना। आपको पता है किस वक्त मेरी क्लास हो रही है? तो आपके बाहर जाए, मैंने देखना कैसे, क्या कैसे आपने क्या देखना है? बाबा डांस कर रहे हैं कोई? आओ अच्छा मुझे पानी ला दो। यही पढ़ा है। अच्छा पढ़ा हुआ, चल अच्छा कोई पढ़ा रहने दीजिए। आप मुझे तंग कर रहे हो, आप कर रहे हो मुझे तंग। बाबा को शेम फील होती है ना आपके सामने, क्लास स्टूडेंट्स मेरे फिर शेम हो गया। क्या लिखना है? पास करते ड्रामे चल रहा है। मैंने कब कहा था? I never said this thing. When I told you this, I have not promised you. मैं ना बोटी बोटी कर दूंगा और पता भी नहीं लगेगा। करूं, उठूं मैं? अच्छा नाक तंग करना मुझे करने दे। सो जी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और जो भी पार्टीज लॉन्ग टर्म फीचर्स को मानेंगी वही अबूरी हुकूमत का हिस्सा बनेगी। ये अबूरी हुकूमत इंडिया चलाएगी। कब तक चलाएगी इंडिया? जब तक इंडिया का आइन नहीं बन जाता है। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म फीचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म फीचर्स ये है कि भाई इंडिया जो है ना जी, तीन आप कह लें कि ग्रुप्स में डिवाइड होगा। एक इंडिया, इसका एक ही प्रेसिडेंट, इसका एक ही प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी।
लेकिन नीचे एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिया के 3 ग्रुप्स बनेंगे जी। एक ग्रुप में जो ईस्टर्न एरियाज, ईस्टर्न एरियाज कौन से? बंगाल, आसाम एक्सेट्रा। सही जी। फिर एक होगा जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कौन होगा जी? पंजाब, सिंध, NWFP, बलोचिस्तान। और एक होगा आपका सेंट्रल इंडिया, यूपी, सीपी, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, बॉम्बे। सही जी। सो जनाब ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड होगी, लेकिन ऊपर एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे इंडिया का डिफेंस भी सेंटर से देखा जाएगा, फॉरेन अफेयर्स भी होंगे, लेकिन नीचे ये सूबे खुद मुख्तार अलग-अलग ये ग्रुप्स बनेंगे जी, 3। सही जी। इनमें जितने भी सूबे होंगे सब ऑटोनमस होंगे जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी होगी। ठीक है जी। प्रोविंसेस, उसके लिहाज से एक सेंट्रल असेंबली बनाई जाएगी। अब ये पॉइंट जरा पिछले पॉइंट के साथ जरा इसको इतना समझ लीजिएगा कि जब आया था कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा था कि हम असेंबली बनाएंगे और वो प्रोविंसेस में जो सीटें उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोविंसेस की इस सूबाई असेंबलियों में जो नुमाइंदगी है उसके लिहाज से। अब सूबाई असेंबली की नुमाइंदगी तो किसी की काम ज्यादा हो सकती है, एक इलेक्शन में किसी की काम किसी की ज्यादा, लेकिन सूबे में जो आबादी है वो तो परमानेंट रहेगी ना जी। जिस सूबे में लेट्स से सपोज अगर किसी सूबे की 10 सीटें हैं सेंट्रल असेंबली में, तो उसमें देखा जाएगा कि उस सूबे में हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने हैं, उसके लिहाज से दरमियान ये आइन बनाएगी असेंबली। और फिर आखिरी पॉइंट, ये 10 साल के लिए ये स्कीम चलेगी, 10 इयर्स की। अगर 10 साल बाद कोई एक भी ग्रुप चाहे तो वो इस इंडिया से सेपरेट हो सकता है। अगर वो चाहे, अगर उसको लगे कि जी हम अलहदा होना चाहते हैं तो वो अलहदा हो सकता है। जिसको ये मंजूर है वो इंटरम गवर्नमेंट में आ जाए, यानी जब तक ये आइन नहीं बनता, यानी ये असेंबली बनेगी, असेंबली आइन बनाएगी, तो उस वक्त तक तो इंडिया चलाना है ना। उस वक्त तक कौन चलाएगा इंडिया? भाई हम नहीं चलाएंगे, आप लोग चलाएंगे इंडियंस। तो एक इंटरम गवर्नमेंट, अबूरी हुकूमत, इंटरम अबूरी हुकूमत, जो इसको मानेगा वही इंटरम गवर्नमेंट में आएगा। ठीक है जी। जिन्होंने फौरन इसको एक्सेप्ट कर लिया, जिन्हें मान गए, फौरन मान गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें वन वे और दी अदर पार्टीशन ऑफ इंडिया का हवाला है, चाहे 10 साल बाद हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर, नहीं भाई, एक इंडिया। तो मां हम क्यों इस तरह जो है 10 साल का प्लान, 10 साल बाद जनाब जो चाहे अलहदा हो जाए, क्यों हो जाए जी? एक इंडिया रहना चाहिए। अब जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, जिन्हों ने एक्सेप्ट किया, तो जिन्हों ने जनाब कहना शुरू कर दिया बनाओ बुरी हुकूमत, बनाओ बुरी हुकूमत, बनाओ इंटरम गवर्नमेंट। अंग्रेज को कहा, और बुरी हुकूमत में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं शामिल होगी, सारे बड़े पोर्टफोलियो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दे दो, फिर बनाओ हुकूमत, बनाते क्यों नहीं? अब ब्रिटिश को यह पता था, HV हडसन लिखता है कि ब्रिटिश न्यू दिस थिंग कि अगर हमने ऐसी इंटरम
इंटरिम गवर्नमेंट बना दी विदाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडिया में तो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनाया जाए कि नहीं भाई, ये मान जाओ इस पे। सही है जी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस मानी या नहीं मानी, और फिर 3 जून प्लान, उसको कल देखेंगे। सैयद शुजात साहब ने कहा जल्दी खत्म कर दें, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, तो जाएंगे डॉक्टर के पास। कल ये रिमेनिंग पोर्शन कैबिनेट मिशन प्लान का और 3 जून प्लान, इसको कल देखेंगे। और नेक्स्ट वीक से फिर पोस्ट पार्टीशन और बाकी जो कुछ डोमेस्टिक टॉपिक्स और फॉरेन पॉलिसी का एनालिसिस, उसको देखेंगे। Can you tell us the dimension of current affairs session that you will start, sir? कहना क्या चाहती हो लड़की? Dimension of current affairs. किरण नाज साहिबा। टॉपिक्स, मैं अपने टॉपिक्स नहीं बताता। हाँ जी, के जी से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लो जी, फिर कल मुलाकात होती है। क्विट इंडिया मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? अंग्रेज छोड़ के चले जाए इंडिया, फॉरन इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। जी जी, जैन शनवारी। सर अगर ये जैसे कायदे आजम के ऊपर नोट आता है, तो हम इनकी जितनी पॉलिटिकल स्ट्रगल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ एज अ प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें मसलन कब का सवाल आया ऐसा कोई पेपर में? सर आया तो नहीं, क्वेश्चन था दिमाग में, तो मैंने आपसे वेट तो वो इतना लूज एंड में सवाल नहीं आता है। सवाल आ सकता है जिना एज अ चैंपियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स डिस्कस, तो उसकी फिर माइनॉरिटी इसके लिए जो प्रोविजंस हैं उन्हीं को आप हाईलाइट करेंगे ना। इतना लूज एंड में इतना खुला सवाल नहीं आता जिना के ऊपर, वो तो फिर पूरा ऐसे लिख देंगे आप। और सर एक सवाल ये था कि अगर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल आता है, तो उसके अंदर फिर हम ये जो अल्लामा इकबाल, पीछे से शाह वलीउल्लाह, अहमद सरिंदी, इन सबके हवाले देंगे, मतलब आइडियोलॉजी के साथ उनकी, या फिर सिंपली जो दो कंपोनेंट के साथ आपने समझाया था? पास्ट पेपर्स में आइडियोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल उसको लिखें पेपर पे, उसके नीचे उसका जवाब लिखें और वो मुझे चेक कराएं, तो तब मैं इस बेहतर पोजीशन में होगा कि आपको कमेंट कर सकूं। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें आइडियोलॉजी पे सवाल हो, लेकिन उसमें आपने इन रिफॉर्मर्स या इन बाबों का जिक्र ना करना हो। कुछ सवाल ऐसा भी हो सकता है आइडियोलॉजी पे जिस पे जिक्र करना हो, तो वो मैं कोई जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह सकता कि हाँ लिखना है या नहीं लिखना। पास्ट पेपर का सवाल लिखें, सवाल के जवाब की जो है ना वो प्रैक्टिस करें, ना कि जेनेरिक कि भाई अगर आ जाए तो हमने क्या करना है। ऐसे तैयारी नहीं होती है जी। सर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर अगर आता है तो किस टाइप का सवाल होगा, और अगर नहीं आता कि मतलब उन पे नहीं लिखना तो फिर किस टाइप का सवाल होगा? आपकी दोनों आंखें हैं बेटा, पास्ट पेपर खोलो, पास्ट पेपर में से सवाल लिखो,
सवाल चेक कराओ। सवाल गलत होगा तब ज्यादा समझ आएगी, सवाल ठीक होगा तब भी समझ आएगी, लेकिन सवाल गलत होगा तो ज्यादा समझ आएगी। मैं ये इस तरह की फजूल कामों में नहीं पड़ता। ये जो अताई टीचर होते हैं ना, नए नए उभरते हुए, उनके काम होते हैं बेटा जब इस तरह सवाल आ जाए तो इसको इस तरह करें, इंट्रोडक्शन इस तरह लिखें, ये करें। मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट लिख के सवाल चेक कराए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टूडेंट को बताऊं बेटा कि ट्रेस द सीक्वेंशियल यूनिटी ऑफ रिफॉर्मर्स विद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, बेटा इस सवाल का जवाब ऐसे तहरीर करना है। नहीं, मैं कहता हूँ ये सवाल लिखें, ये पास पेपर में सवाल है, इसका जवाब लिख के दिखाएं, मैं उसको चेक करूंगा फिर कमेंट करूँ। हवाओं में बातें नहीं करता। जी सर, ठीक है। थैंक यू। ओके जी, कल मुलाकात होती है।